हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर ई के बाद। ठीक है, इससे पहले जो भी था क्वेश्चन नंबर वन का ABCD में बना के दे दिया हूँ। ये एक पूरा प्लेलिस्ट है, तो ज़रूर आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गो टू स्टेटमेंट, डज इट यूजेस वायलेट्स द रूल ऑफ OOP यानी ऊप्स एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम लोग को इसमें पूछना है ना, गो टू स्टेटमेंट यानी कि जो गो टू स्टेटमेंट होता है वो कैसे काम करता है और क्या ये वायलेट करता है ऊप्स के नियम को, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का जो रूल होता है उसको क्या वायलेट करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, द गो टू स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ transferring control to another part of the program. It's typically involves specifying a label within a code and the go to statement jumps to that label. ठीक है, तो देखिए सिंपल नाम से आपको पता चल रहा है ना, गो टू यानी कि इसका सिंपल क्या होता है ना, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। जब हम लोग कोई कोड करते हैं ना, मान लीजिए 5-7 लाइन का कोड है, तो मान लीजिए तीसरे लाइन पे कोई कंडीशन लगाए हैं और उसके बाद आपने गो टू कर दिया, यानी कि इस लाइन के बाद ना जहाँ पे आप गो टू लगाओगे उसके बाद आप गो टू को जहाँ भेज रहे हो ना, तो डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सिंपल ये होता है मीनिंग। यानी कि एक पार्ट के प्रोग्राम, मान लीजिए एक पार्ट का प्रोग्राम है, वहाँ पे आपने कुछ लिखा है, वहाँ पे गो टू स्टेटमेंट लगाया है, तो उससे क्या होगा, वो गो टू स्टेटमेंट जंप करके कोड को पूरा नेक्स्ट पार्ट में कहीं पे ला देगा जहाँ पे आप वो करके रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग एकदम लेबल करके रखे हो, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, तब अच्छे से और समझ जाओगे। ठीक है, उसका सिंपल सा देखिए, पर मीनिंग तो बहुत ही एकदम सिंपल है। द गो टू स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो यूज़ होता है बहुत प्रोग्रामिंग में, जो दैट अलाउ, मेन चीज़ है ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सिंपल गो टू का मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल। तो इंट मेन हम लोग एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई मेरे वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 0। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लेवल बनाया है, इसको देखिए सही से, ये स्टार्ट लेवल है मेरा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना, सी आउट कर दे रहा हूँ आई का वैल्यू को। आपको C++ का इतना बेसिक कोड पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वैल्यू को हम लोग प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं। सी आउट आई के अंदर मतलब जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और एंडल ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट लेवल है जिसमें मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद आई को I++ कर दे रहा हूँ, यानी कि आई को 1 बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा लेवल हो गया। उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट कोड लिखा हूँ, इफ़ i इज़ लेस देन 5, तब क्या करो, अंदर आ जाओ इफ़ के, और क्या करो, गो टू कर दो स्टार्ट। ठीक है, अब ये स्टार्ट क्या है, स्टार्ट मेरा लेवल है जो मैंने खुद बनाया है, और गो टू क्या है, गो टू एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जंप करने के लिए होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्रोग्राम के। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाया है कि अगर i 5 से छोटा है तो क्या करो, गो टू कर जाओ स्टार्ट पे, और स्टार्ट क्या है हम लोगों का, लेवल है। ठीक है, उसके लास्ट में रिटर्न 0 कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन चेक होगा। चलिए कोड कैसे रन करेगा, आया इंट i इज इक्वल टू 0 हो गया, i में 0 आ चुका है। फिर देखिए ये लेवल पे आएगा, अभी तो कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, इस लेवल को अभी हिट नहीं करेगा क्योंकि अभी तक ये इस लेवल पे नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ़ i इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो अभी तो i हम लोग का 0 है, तो क्या 0 लेस देन 5 है, तो यस हाँ है। तो फिर अंदर इसके अंदर आ जाएगा और फिर क्या करेगा, गो टू स्टार्ट, यानी कि हम लोग का ये जो गो टू है वो स्टार्ट पे चली जाओ। तो स्टार्ट हम लोग का लेवल है, तब कोड क्या आ जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जंप करके यहाँ पे आ गया। अब स्टार्ट के अंदर क्या है, तो सी आउट है, आई को प्रिंट कर दो, तो यानी कि आई पे कौन सा वैल्यू है, तो 0 वैल्यू है, तो 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या करो, आई को ++ कर दो, यानी कि आई 0 से 1 बढ़ के हो गया, तो यानी कि आप आई का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1। फिर चेक होगा कंडीशन, क्या i लेस देन 1 है, तो 1 क्या, सॉरी i लेस देन 5 है, तो 1 है हम लोग का आई का वैल्यू, आई 5 है। फिर गो टू पे जाएगा, फिर क्या करेगा, सी आउट कर दो, यानी कि इसी तरह से फिर 0 का वैल्यू हम लोग का 0 1 2 3 4 तक चेक हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब 4 प्रिंट हो जाएगा तो फिर i++ हो जाएगा, तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 5। फिर चेक करेगा क्या 5 इज़ लेस देन 5 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा नहीं है, ठीक है, 5 के बराबर है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया कि क्या 5 i छोटा है 5 से, तो जैसे ही 5 होगा ये रुक जाएगा, और फिर ये इस कंडीशन के अंदर भी नहीं आएगा, और लास्ट में हम लोग का कोड खत्म, रिटर्न 0 होके ये हम लोगों का पूरा कोड काम करेगा। तो 0 2 0 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से गो टू स्टेटमेंट का वर्क होता है। मैंने कोड में एकदम अच्छे से समझाया, सिंपल कोड लिया हूँ, कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं किया हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर ई। अब देखिए आगे यहाँ पे पूछा है डज इट यूजेस वायलेट्स द रूल ऑफ ऊप्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको गो टू स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया और आपको एक इसका एग्जाम्पल भी आ गया है। अब देखिए इसको इस तरह से देखना है ना, आपको गो टू के बारे में पूछा है ना, आपने गो टू के बारे में लिख दिया, उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लीजिए आगे का पार्ट नहीं भी आता है तो भी आप आराम से छोड़ सकते हो, इसमें भी आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि रूल ब्रेक कर रहा है क्या, तो देखिए इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी को ऊप्स बोलते हैं, द यूजेस ऑफ गो टू कैन लीड टू वायलेशन ऑफ कोर प्रिंसिपल ऑफ सच एज, यानी कि जो गो टू स्टेटमेंट होता है ना, ये कुछ रूल ब्रेक करता है ऊप्स का। जैसे कि क्या हो गया, रीडेबिलिटी। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट्स डिस्टर्ब द लॉजिकल फ्लो ऑफ कोड मेकिंग इट हार्डर टू अंडरस्टैंड। यानी कि गो टू स्टेटमेंट, इससे देखिए आपने भी जब ये कोड अभी देखा ना तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा ना कि भाई ये लेवल कहाँ से आ गया बीच में, ये गो टू कहाँ जा रहा है, फिर ये स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे कोड गया, तो क्या होता है इसको रीड करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही होगा हम लोग का, रीडेबिलिटी को कम कर देता है। उसके बाद होता है मेंटेनेबिलिटी, तो दे कॉम्प्लिकेट्स कोड मेंटेनेंस एज अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाइंग कोड विथ गो टू स्टेटमेंट कैन बी चैलेंजिंग। और देखिए इसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। हालांकि ये तो छोटा कोड है, मान लीजिए आपने 200-300 मतलब 2-3 हज़ार लाइन का कोड लिखा है, उसमें आपने बहुत जगह गो टू का यूज़ किया है, तो उससे क्या होता है ना, उसको मेंटेन करना हार्ड हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया है, तब उसको फिक्स करने के लिए जाओगे, फिर पूरा कोड देखोगे, भाई ये देखो गो टू है, ये स्टार्ट कहाँ है भाई, देखेंगे 100 लाइन ऊपर है, फिर वहाँ पे ऊपर गए, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद रहता है इनकैप्सुलेशन, तो गो टू स्टेटमेंट्स कैन बाईपास क्लास बाउंड्रीज पोटेंशियली वायलेटिंग इनकैप्सुलेशन बाय एक्सेस डेटा इन अनइंटेंड वेज। ठीक है, यानी कि इनकैप्सुलेशन में तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए हम लोग कोई क्लास बनाए, उसके अंदर कोई गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं, तो इससे कभी क्या हो सकता है ना, हम लोग मान लीजिए कोई ऐसा लेबल कर दिया ना जो हम लोग कोई क्लास के बाहर का है, तो इससे क्या होता है ना, इनकैप्सुलेशन का रूल ब्रेक हो जाता है। क्योंकि इनकैप्सुलेशन में अगर हम लोग किसी क्लास में काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसी के अंदर रह के काम करते हैं। तो ये गो टू कभी क्या कर सकता है कि हम लोग मान लीजिए क्लास के कहीं बाहर का कोई स्टेटमेंट यानी कि कोई लेवल पे चले गए, जिससे कि वो क्लास के बाहर चला गया, ऑब्जेक्ट वगैरह में पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर थ्रो कर जाएगा, तो इससे क्या होता है इनकैप्सुलेशन वाला भी जो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वही लिखें बाईपास क्लास बाउंड्रीज वगैरह। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो गो टू प्रोवाइड्स अनस्ट्रक्चर्ड जम्प्स वायलेटिंग द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब लाइन बाय लाइन एकदम प्रॉपर कोड काम कर रहा है, लेकिन गो टू की वजह से क्या हो जाता है, कोड कोई स्ट्रक्चर वे में रहता ही नहीं। जैसे हम लोग देखिए कोड यहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट पे गया, फिर इस पे आया, अभी इसको नहीं दिखा, फिर इस लाइन पे आया, चेक किया, फिर ये देखिए गो टू वाला, जब यहाँ से इसको वापस से इस लाइन पे आना पड़ा। तो इस तरह से क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है, मतलब जैसे तैसे भाई कहीं पे भी जंप करवा दो। तो हालांकि आप जब फ्यूचर में कभी कोड करोगे ना एकदम अच्छे से, तो गो टू का एकदम ना के बराबर ऐसा समझो जीरो का ही यूज़ है। ठीक है, गो टू का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा लोग। तो ये हो गया हम लोगों का गो टू के बारे में सब कुछ। ठीक है, एकदम मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल बता दिया, ये सबसे अच्छा था। एग्जाम्पल आप लिख के आ जाओगे ना, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ लिस्ट कंटेनर विथ हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो लिस्ट कंटेनर के बारे में पूछा है, तो चलिए देखते हैं। तो पता है आप लोगों को, हम लोग C++ का लिख रहे हैं, तो ये हेडर फाइल तो देंगे, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और देखिए हैश इंक्लूड लिस्ट। मैंने लिस्ट का यूज़ किया है क्योंकि हम लोग को लिस्ट कंटेनर का यूज़ करना है, तो आगे हो सकता है कुछ चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़े जो कि हम लोगों का इस हेडर फाइल में रहेगा, इसलिए हम लोगों ने आईओ स्ट्रीम और लिस्ट दोनों को ऐड किया है। आप देखिए इंट मेन में आ गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ इंटीजर। अच्छा, हालांकि आपको पता है ये सब क्या होता है, ये कमेंट है हम लोगों का। ठीक है, ये कोड में काउंट नहीं होता है, ये तो बस हम लोग अपने सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा है std लिस्ट इंट माई लिस्ट। सिंपल इसको ऐसे समझिए, एक सेकेंड में इसको हल्का सही करता हूँ, इसको हटा सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल क्या है, हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्या है माई लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, और लिस्ट बनाने का तरीका यही होता है। तो लिस्ट, इसके अंदर टाइप भी अलग हो सकता है, जैसे अभी मैंने इंटीजर टाइप बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। अभी हम लोग का है इंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, अब लिस्ट तो बना लिए, इसके अंदर वैल्यू भी डालेंगे। अभी सिर्फ लिस्ट बन के तैयार हुआ है, इसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ हम लोग का एक लिस्ट बना है माई लिस्ट नाम का, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके अंदर आइटम को डालेंगे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आइटम को डालने का कैसे होता है, तो माई लिस्ट मतलब जिस लिस्ट में डालना चाहते हो, माई लिस्ट डॉट पुश बैक
ठीक है। ये पुश बैक का यूज़ होता है लिस्ट के अंदर वैल्यू को डालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पुश बैक 10, तो लिस्ट में क्या चला गया, 10 चला गया। इसी तरह से एक और वैल्यू डाल देंगे, माई लिस्ट डॉट पुश बैक 20, उसी तरह से 30। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर 3 वैल्यू डाल दिया है, 10, 20 और 30, ठीक है। अब सिंपली अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पूछा है ना कि लिस्ट कंटेनर कैसे काम करता है वो बताना है। तो हम लोगों ने एक लिस्ट कंटेनर बना लिया, उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो दिखा दिया। अब उसके अंदर को वैल्यू को कैसे शो करवाते हैं वो भी दिखा देते हैं, हो गया। यही कर सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेइंग आइटम इन द लिस्ट, यानी कि हम लोग ये जो वैल्यू मतलब डाल दिए हैं इसके अंदर लिस्ट के अंदर, उसको हम लोग कैसे शो करवाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो एक सी आउट कर देंगे, तो यानी कि लिस्ट आइटम्स नाम का, यानी कि ये क्या होगा, ये आउटपुट हम लोग को दिखेगा, यूज़र को दिखेगा लिस्ट आइटम्स। और उसके अंदर फिर आगे क्या किया हम लोग, एक लूप चलाएं, फॉर लूप, ठीक है। उसके अंदर क्या किया देखिए, इंट नम, उसके बाद कोलन माई लिस्ट, ठीक है। इससे देखिए जैसे कि आप लोग अभी तक यूज़ करते होंगे इंट आई इज इक्वल टू 0 टू साइज़ n तक, यानी कि जितना भी साइज़ है उतने दूर तक जाते हो। तो फॉर का ना अलग यूज़ इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे इसको समझिए इंट नम, ये नम को आई की तरह समझिए, यानी कि ये नम है और ये कोलन माई लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये जो नम है ये पूरा माई लिस्ट के अंदर आइटरेट करेगा, यानी कि पूरे माई लिस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अंदर क्या कर रहा है, हम लोग को सी आउट कर दे रहा है नम को, यानी कि हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट के अंदर एक नम वेरिएबल को हम लोग पूरा रन करवा दें। जैसे हम लोग पहले करते थे ना MCS 11 में, आई को 0 से स्टार्ट करते थे, पूरा चलाते थे, i++ होता था। तो इसमें भी इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि नम को माई लिस्ट के अंदर चलाओ, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग का माई लिस्ट में कौन का है 10, 20, 30 है, तो पहले 10 पे जाएगा नम, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको सी आउट कर देंगे, फिर नम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी लूप के अंदर नम आगे बढ़ जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 20 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 30 पे जाएगा, उसको प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद ये सी आउट एंडल, ये बस एक लाइन ब्रेक के लिए होता है ताकि हम लोग का कोड साफ रहे। सी आउट एंडल मतलब वो जो लाइन है वो पूरा छोड़ देगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए अब हम लोगों ने वैल्यू को पुश भी कर दिया, उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग रिमूव करवा चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो रिमूव करवाने का सिंपल क्या होता है, जिस लिस्ट से करवाना है, यानी कि माई लिस्ट डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। और भी बहुत तरह से रिमूव हो सकता है, जैसे बैक से हो सकता है ना। तो उस तरह से भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग को सिंपल एक देखना है। तो हम लोग माई लिस्ट को फ्रंट से कैसे डेटा को रिमूव करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग पॉप फ्रंट का। इससे क्या होगा, फ्रंट पे जो वैल्यू होता है वो पॉप हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सेम चीज़, पहले हम लोग जो वैल्यू था उसको डाल के डिस्प्ले कर दिए, उसके बाद एक वैल्यू रिमूव कर दिया है, उसके बाद फिर हम लोग एक बार वैल्यू को अपडेटेड वाला जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। तो वही कर रहे हैं हम लोग अपडेटेड वाला। तो अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट आइटम, तो उसके बाद वही सेम कोड किया, क्या नम है माई लिस्ट के अंदर जा रहा है और हम लोग सी आउट कर दे रहे हैं नम को, ठीक है। अच्छा ये जो है ये क्या कर रहा है ना, ये बस आपको कोड को साफ करने के लिए, यानी कि जैसे नम का वैल्यू है 10, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा ना, ये एक स्पेस आ जाएगा, 10 के बाद एक स्पेस आ जाएगा, जिसकी वजह से कोड आपका साफ रहेगा। और मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप 20 आएगा तो 10 स्पेस 20, तो उसके लिए बस ये है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। आप देखिए चेक भी कर रहे थे, एकदम मैं प्रॉपर सब कुछ बता दिया हूँ। अगर मान लीजिए आपको इतना नहीं भी आता है ना, तो आप मान लीजिए पुश बैक करना सीख गए और डिस्प्ले कराना सीख गए, तो उतना भी आप लिख के आओगे ना, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि अगर लिस्ट हम लोग का एम्प्टी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल इफ़ माई लिस्ट, यानी जिस लिस्ट को चेक कर रहे हैं डॉट एम्प्टी, ये वाला लगाएंगे फंक्शन एम्प्टी। इससे क्या होता है, जो भी लिस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं उसको देखता है कि एम्प्टी है कि नहीं, इनबिल्ट फंक्शन है। अब देखिए ये सब जो है ना एम्प्टी वाला वगैरह, ये सब हम लोगों का इस हेडर फाइल में था, लिस्ट वाला हेडर फाइल में, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड किए थे। अगर इसको नहीं करते ना तो ये सब हम लोग नहीं चला पाते एम्प्टी वाला। तो देखिए इससे क्या होगा, माई लिस्ट डॉट एम्प्टी, इससे हम लोग का लिस्ट चेक हो जाएगा कि एम्प्टी है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एम्प्टी होगा तो प्रिंट करवा देंगे सी आउट द लिस्ट इज़ एम्प्टी नाउ, और फिर एंडल लास्ट में रिटर्न 0। तो देखिए अगर हम लोग इसको आउटपुट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो सारा वैल्यू पुट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करने का वक्त है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, लिस्ट आइटम, और उसके अंदर जितना भी आइटम है वो सब हो जाएगा। तो देखिए वही हुआ है, लिस्ट आइटम और उसके अंदर जो भी था 10, 20, 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए फिर हम लोग क्या किए हैं, डिस्प्ले करने के बाद एक आइटम को रिमूव कर दिए हैं फ्रंट से, उसके बाद फिर हम लोग को डिस्प्ले किए हैं। तो जब हम लोग फ्रंट से रिमूव करते हैं तो क्या हटा है, देखिए अपडेटेड लिस्ट आफ्टर रिमूव फर्स्ट आइटम, तो फ्रंट से किए हैं तो ये 10 वाला वैल्यू पॉप हो गया है, यानी हट गया है। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ अभी 20 और 30। देखिए और भी तरह से होते हैं, जैसे
पॉप बैक भी होता है जिससे ये 30 वाला हट जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक देखना था और देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर यहाँ पे देखिए अपडेटेड वाला प्रिंट कर दिया इससे, फिर आगे यहाँ पे चेक करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं, तो माई लिस्ट डॉट एम्प्टी, तो यहाँ से रिटर्न आएगा फॉल्स, क्योंकि अभी हम लोग के लिस्ट में वैल्यू है 20 और 30, इसलिए हम लोग का ये वाला प्रिंट नहीं हुआ और आगे कोड पड़ गया और कोड का एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा लिस्ट आइटम को एकदम अच्छे से देख लिया है। पुश बैक पॉप कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, सब कुछ, कैसे एम्प्टी है चेक करते हैं, वो सब कुछ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर F। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर G। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++ प्रोग्रामिंग विथ हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो देखिए डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछा है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये एग्जाम में आता ही है। जैसे मैंने इसका प्रीवियस जो करवाया है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ BCS 31 का मैं पहले भी करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछ रहा है, ये सब एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इन C++ अ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन of a class that is automatically called when an object of the class goes out of scope or is deleted। तो देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर का चीज़ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई क्लास बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, सिंपल ऐसा समझिए, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर बन जाता है, सिंपल। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट होने के बारे में होता है, तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाता है उसका, इस तरह से समझिए, ठीक है। तो अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेमोरी फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, अपने आप कॉल्ड हो जाता है जब ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी कि जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो आउट ऑफ स्कोप, यानी कि उसका काम खत्म होने वाला था या डिलीट होने वाला रहता है, तब ये कॉल्ड हो जाता है, ठीक है। यानी डिस्ट्रक्टर का निर्माण हो जाता है, सिंपल ये था। द प्राइमरी रोल ऑफ अ डिस्ट्रक्टर इज टू रिलीज एनी रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एलोकेशन, फाइल हैंडलर्स और नेटवर्क कनेक्शन दैट वेयर एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है ना, सिंपल क्या करना होता है ना, मेमोरी को रिलीज़ करना होता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग अभी चल रहा था उसने जो भी मेमोरी लिया होगा, चाहे वो कोई फाइल हो सकता है या नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, जो भी वो ऑब्जेक्ट ने काम किया है अब तक, तो ये डिस्ट्रक्टर का काम होता है वो सारे मेमोरी को फ्री कर देना। ऑब्जेक्ट तो गया, डिस्ट्रक्टर बना इसलिए, तो डिस्ट्रक्टर का काम होता है वो ऑब्जेक्ट ने जितना लिया था, चीज़ों को मेमोरी लिया था, उन सबको रिलीज़ कर देना, ठीक है। तो ये था सिंपल डिस्ट्रक्टर का मीनिंग। अब देखिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सिंपल हेडर फाइल दिए, उसके बाद देखिए एक मैंने क्लास बनाया है ये, ठीक है। ये मेरा क्लास है, क्लास का नाम है माई क्लास, ठीक है। और देखिए क्लास को इस तरह से डिनोट करते हैं, क्लास, उसके अंदर ये मेरा क्लास का नाम है माई क्लास। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो क्लास का नाम। उसका देखिए मैंने पब्लिक में, ये देखिए ये सब चीज़ जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में बनाया हूँ, लेकिन ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब आप कोई क्लास बनाते हो, जैसे ये कोई क्लास बनाया हो, तो इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है खुद से, ऑटोमेटिकली भी बन चुका था। अगर अभी आपने बना दिया है तो वो ऑटोमेटिकली जो बना था वो हट जाएगा और आपका जो अभी आपने बनाया है वही काम करेगा। लेकिन अगर नहीं बनाते तो भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनता ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कि माई क्लास बनाया है, तो देखिए एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, मैं कंस्ट्रक्टर का भी दिखा दिया हूँ। तो देखिए माई क्लास, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास का जो नाम होता है ना, कंस्ट्रक्टर का भी वही नाम होता है और डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रक्टर बना माई क्लास, मतलब हम खुद से बनाए हैं अभी, वरना पहले भी बन चुका होता। तो माई क्लास की कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर क्या कर रहा है ना, मैंने एक सी आउट कर दिया है, एक वैल्यू प्रिंट करवाया हूँ कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया है, ठीक है। यानी कि ये क्लास बना, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया है, ये मैंने एक माई क्लास कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसी तरह से फिर एक डिस्ट्रक्टर भी बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम ही रहेगा, बस आगे ये टिल्ड साइन लग जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है। उसके अंदर मैंने क्या किया ना, एक फिर सी आउट करवा दिया हूँ कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया है, सिंपल, कोड आउट, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास बना माई क्लास, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना, उसके अंदर फिर डिस्ट्रक्टर बना। अब देखिए इंट मेन में आया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूँ ना, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, ठीक है। यानी कि ये जो भी मैं माई क्लास बनाया था, ये तो सिंपल अभी क्लास था, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैं माई क्लास OBJ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के क्या होता है, जो क्लास है उसका नाम और उसके आगे जो ऑब्जेक्ट का आप नाम देना चाहते हो वो। यहाँ पे मैंने OBJ दिया है, आप ABCD कुछ भी दे सकते थे, राम श्याम गीता सीता कुछ भी, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, सिंपल, ठीक है। यानी कि माई क्लास के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ नाम का। अब देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाए कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है।
अब जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म होगा, जब ये आउट ऑफ बाउंड होने वाला होगा या डिलीट होने वाला होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होके इसने जितना भी मेमोरी लिया था सबको कोड से हटा देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट बना उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप एट एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब मैंने बस ऑब्जेक्ट ही बनाया, उसके बाद मैंने लास्ट में क्या कर दिया, सी आउट कर दिया एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि कोड का एंड है। मैंने बस ये सी आउट दिखा दिया आपको कि कैसे काम करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर उसके लिए, हालांकि और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मेन में बस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद लास्ट में रिटर्न 0। तो देखिए अब कैसे काम करेगा। तो आपको पता है इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद कोड हमेशा मेन से शुरू होता है। ठीक है, तो मेन में आया, फिर यहाँ पे देखिए माई क्लास, वो देखा माई क्लास ऑब्जेक्ट, तो पहले ये माई क्लास पे जाएगा, तो माई क्लास नाम का दिख गया उसको। उसके बाद उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट नाम बना देगा, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना देगा। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर बन गया, मैंने बताया था। तो फिर क्या हो जाएगा, माई क्लास के अंदर आएगा और ये वाला कॉल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए ये कॉल्ड हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या होगा, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट बन गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब क्या होगा, आगे नॉर्मल चीज़ें हो रही है तो होगा, तो आगे बढ़ेगा इसके आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल बताया था कि सी आउट मैंने करवा दिया एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि और कोड में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ये कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, ये मैंने बस दिखाने के लिए, सी आउट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद मैंने बस सी आउट करवा दिया कि एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद देखिए अब हो गया, अब ये कोड खत्म होने वाला है, मेन के अंदर रिटर्न 0 खत्म होने वाला है। तो जैसे ही कोड खत्म होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्ट का भी काम अब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला है, तब जाके के माई क्लास के अंदर जो ये डिस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, समझे। तब देखिए यहाँ पे जाके डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और इस तरह से ये पूरा कोड हम लोग का ख़त्म हुआ, समझे। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर आगे जो भी कोड था वो सब काम हुआ, ऑब्जेक्ट अभी तक रहा। जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ, यानी कोड खत्म होने वाला है, तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होके सारा चीज़ हटा दिया उसका वैल्यू को। तो देखिए इस तरह से काम करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। मैंने काफ़ी अच्छा एग्जांपल लिया ये वाला, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर H, ब्रीफली डिस्क्राइब रूल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी के बारे में डिस्क्राइब करना है कि इसके रूल्स क्या होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। तो हियर आर द की रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स ओनली, तो इससे क्या होता है, यू कैन ओनली ओवरलोड ऑपरेटर दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन C++, यू कांट क्रिएट एंटायरली न्यू वंस। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है ना कि जो एग्जिस्ट कर रहा है ना ऑपरेटर, आप उसी में चेंजेस कर सकते हो, उसी को अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप कोई रैंडमली कोई नया ही ऑब्जेक्ट बना सको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है ऑपरेंड्स, यानी कि एटलीस्ट वन ऑपरेंड्स इन द ओवरलोडेड ऑपरेटर एक्सप्रेशन मस्ट बी अ यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेटर मतलब जिसमें जो कर रहा है, यानी कि प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस का साइन होता है ऑपरेटर, और ऑपरेंड्स हो गया जिस दो नंबर को वो ऐड कर रहा है, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल A और B है, तो ऑपरेंड्स हो गया हम लोग का A और B। तो इसमें क्या कर रहा है ना कि एटलीस्ट वन ऑपरेंड को ओवरलोड होना पड़ेगा ऑपरेटर एक्सप्रेशन यूज़र डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यानी कि एक क्लास डिफाइंड होना चाहिए यूज़र का, ऑपरेंड का। उसके बाद है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो द प्रेसिडेंस यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड एसोसिएटिविटी यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एवोल्यूशन of overload operations cannot be changed, they inherit behavior from the original operator। यानी कि इसका जो हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड तो कर देते हैं किसी भी तरह से, लेकिन उसका जो ऑर्डर होता है ना कि ऑर्डर ऑपरेशन किस तरह से होगा, यानी कि मान लीजिए लेफ्ट टू राइट हो रहा है, या मान लीजिए पहला वाला होगा फिर दूसरा वाला होगा या तीसरा वाला होगा, इस तरह से जो उसका रूल होता है ना वो चेंज नहीं होता है। आप बस ओवर का स्टाइल चेंज कर सकते हो कि ऐसे काम करेगा, लेकिन वो उसका जो ऑर्डर होता है कि यानी कि पहला दूसरा तीसरा तो उसी तरह से करेगा। और मान लीजिए वो लेफ्ट टू राइट कुछ चीज़ को ऐड कर रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट कर रहा है, तो वो काम उसी तरह से करेगा, लेफ्ट टू राइट ही करेगा, समझे। तो ये हो गया हम लोग का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। आप इसको अलग ढंग से भी लिख सकते हो, अलग अलग टॉपिक बना के, कि जैसे कि ऑपरेटर का जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है वो हमेशा सेम रहता है, और उसका जो एसोसिएटिविटी होती है यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, वो भी हम लोग का पहले से फिक्स रहता है, यानी कि वो जो मेन वाला ओरिजिनल ऑपरेटर रहता है उसी से वो बिहेवियर सेम रहता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है रिटर्न टाइप। ठीक है, तो यू कैनॉट चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ एन ऑपरेटर व्हेन ओवरलोडिंग इट। फॉर एग्जांपल यू कैनॉट चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ द यूनरी प्लस ऑपरेटर टू रिटर्न अ डिफरेंट टाइप। ठीक है, यानी कि रिटर्न टाइप हम लोग इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि
जो ऑपरेटर का पहले है ओवरलोड करने के बाद भी वो रिटर्न, उसका रिटर्न जो टाइपिंग है वो सेम रहेगा। जैसे कि इसमें प्लस का पता है कि प्लस का हम लोग डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ फ्रेंड फंक्शन। इफ़ यू नीड एक्सेस टू प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑपरेंड्स यू मे नीड टू ओवरलोड द ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ करना है, मान लीजिए एक ऑपरेटर बनाया हम लोग, उसमें हम लोग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये सब मेंबर होता है जिस क्लास के अंदर होता है, अगर हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं ना तो हम लोग को ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा एज अ फ्रेंड फंक्शन। यानी कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है जो मतलब दूसरे क्लास का भी वैल्यू को आराम से यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसी को बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। तो हम लोग को वैसा ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना होगा जिससे कि वो दूसरे क्लास का वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो वो हो गया। उसके बाद होता है सम ऑपरेटर्स कैनॉट बी ओवरलोडेड। अब देखिए हर ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एग्जाम में कभी भी पूछ देता है कि कौन कौन सा ऑपरेटर ऐसा आता है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अ फ्यू ऑपरेटर कैनॉट बी ओवरलोडेड इन C++ सच एज साइज ऑफ, ठीक है, ये एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ नाम का, एंड द टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसको बोलता है टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको और साइज ऑफ को हम लोग नहीं कर सकते, और भी 2-3 होता है शायद, लेकिन ये मेन 2 है। तो हम लोग इसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, साइज ऑफ को और ये टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। हम लोग ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है वो भी देख लिए थे, एक प्रोग्राम भी उसका एडवांटेज देख लिए थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रीवियस में मैंने प्रोग्राम भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है इसमें, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने ABCD EFGH सब बता दिया है, ठीक है, ये दो वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आपको पता है मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर का प्रीवियस से सॉल्व करवाता हूँ। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, एक बार जरूर चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वीडियोस देखिए, ठीक है, आपके काम का मिल जाएगा। BCS 31 का प्रीवियस वाला भी जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, प्रीवियस ईयर देखना ज़रूरी है, आपको वो भी देख के जाना होगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।